हेलो स्टूडेंट। आज हम +2 आर्ट्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और हमारा चैप्टर चल रहा है जो वो है साउथ एशिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। उसका हमने एक क्वेश्चन किया था और नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वो है फॉर्मेशन ऑफ सार्क। सार्क का जो फॉर्मेशन कैसे हुई तो हमने पढ़ा था उस दिन उसके फीचर्स, उस एरिया के जो रीजन है साउथ एशियन, तो उन कंट्रियों की कंडीशन को भी पढ़ा था हमने कि किस तरह की उनकी जो फीचर्स हैं। तो उन फीचर्स को देखकर जो लास्ट पॉइंट था हमारा उसमें देखा था कि फॉर्मेशन ऑफ द सार्क उन्होंने सोचना शुरू कर दिया था कि इस तरह की कोई एक संस्था बनाई जाए जिससे इस एरिया के देशों का जो विकास हो पाए और म्यूचुअल कोऑपरेशन इस्टेब्लिश कर पाएँ और जो सारे कंट्री हैं तो जितनी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं प्रॉब्लम्स के लिए तो उसके ऊपर भी वो सक्सेस पा पाएँ। तो इसलिए उन्होंने एक साउथ एशियन जो बनाया था सार्क, जो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन था। वो क्या था? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ये उन्होंने एक बनाया था जिसके ज़रिए वो अपनी सारी समस्याओं को सॉल्व करना चाहते थे। वो उसकी हम किस तरह से वो फॉर्मेट किया गया था, सार्क फॉर्मेट, इसकी बात करते हैं कि उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी। द फॉर्मेशन ऑफ साउथ एशियन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिसे सार्क बोलते हैं, वाज अनाउंसड एट ढाका समिट मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट। जो देशों के हेड, वहाँ पर गवर्नमेंट के हेड की एक मीटिंग थी ढाका विखे, जो बांग्लादेश की कैपिटल है। तो वहाँ पर उन्होंने एक मीटिंग की, उसमें ये डिसाइड किया था कि 1985 को एक सार्क संस्था को इस्टेब्लिश किया जाए। तो उसमें जो इन्होंने एक विचार कर लिया था कि सार्क एक जो कोऑपरेशन के लिए एक संस्था बनाई जाएगी जिसमें ये सारे कंट्री उसमें शामिल होंगे। तो उस तरह की ये उन्होंने एक सार्क की प्लानिंग की थी 1985 में। और इसके नेक्स्ट बात हम करते हैं कि इसमें मेंबर कौन कौन है, कौन कौन से कंट्री थे, तो उनकी बात करते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये 7 कंट्री थे उस समय। तो 7 कंट्री ही इसके जो फंडामेंटल मेंबर्स हैं, जो बेसिक मेंबर्स हैं इसके। तो इसीलिए इन्होंने 7 कंट्री ने मिलकर ढाका विखे एक मीटिंग करके सार्क जो एसोसिएशन है उसको इस्टेब्लिश कर दिया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी कि सेक्रेटरी इनका कहाँ था, जो हेड ऑफिस होता है। तो वो था द परमानेंट सेक्रेटरीट वाज इस्टेब्लिश्ड इन काठमांडू, द कैपिटल ऑफ नेपाल। नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू, तो वहाँ पर इन्होंने परमानेंट सेक्रेटरीट, जिसे हेड ऑफिस बोलते हैं, वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया था। तो ये उसकी जो एक हेड ऑफिस था जिससे उसका सारा संचालन है वो चलाया जाएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे कि न्यू मेंबर्स। तो डिसीजन टू इंक्लूड अफ़गानिस्तान एज द 8th मेंबर ऑफ सार्क। तो इन्होंने एक 8th मेंबर को शामिल किया था सार्क में, वो था अफ़गानिस्तान।
was taken during 13th SAARC summit which was held in Dhaka, Bangladesh in November 2005, जो कि 2005 में ढाका विखे जो मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने विचार किया था कि अफ़गानिस्तान को एक 8th मेंबर बनाया जाए, जो 13th उनकी मीटिंग थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज ए रिज़ल्ट ऑफ विच अफ़गानिस्तान टुक पार्ट इन द 14th SAARC मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन 2007। तो 2005 में विचार हुआ था इसको शामिल करने में, फिर उन्होंने विचार कर लिया, फिर जो अफ़गानिस्तान था उसने 2007 में न्यू दिल्ली विखे जो मीटिंग हुई थी सार्क की, तो वहाँ पर पार्टिसिपेशन किया था। सो टुडे सार्क कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर्स। तो ये एक याद रखने वाली बात है कि सार्क अब 8 मेंबर बन गए हैं सार्क के, पहले 7 मेंबर उसके थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क। सार्क के क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या एम्स थे, किन चीज़ों को लेकर वो आगे चलना चाहते थे, वो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले है वेलफेयर ऑफ पीपल। तो इनके विचार था कि जो ये सार्क ऑर्गेनाइजेशन एक इस्टेब्लिश की गई है, एसोसिएशन एक इस्टेब्लिश की गई है 7 कंट्री के द्वारा, तो उन्होंने वेलफेयर ऑफ पीपल सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रखा था कि लोगों की इस जो हमने एसोसिएशन बनाई है रीजनल कोऑपरेशन, तो सार्क ना की, तो इसका मेन उद्देश्य होगा वेलफेयर ऑफ द पीपल, लिविंग स्टैंडर्ड उनका हाई किया जाएगा। टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा दिया जाएगा और लिविंग स्टैंडर्ड उनका अप कर दिया जाएगा। इनका ये पहला उद्देश्य था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इकोनॉमिकली है वो उसको डेवलप करना है। सबसे पहले तो ये पता हो कि वेलफेयर ऑफ पीपल तभी होगा अगर इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बेटर होगी, तो उसको एक एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ करने की ज़रूरत थी, उसके जो रेस को बढ़ाने की ज़रूरत थी। तो इसलिए उन्होंने ये प्लानिंग की कि नेक्स्ट हमारा जो एम होगा वो इकोनॉमिकली ग्रोथ होगा और एक दूसरे कंट्री से मिलकर वो अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करेंगे और एक दूसरे का सहयोग देंगे और अपना जो इकोनॉमिकली जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो टू इम्प्रूव सोशल एंड कल्चरल लाइफ, और इस रीजन के लोगों की, इस रीजन के देशों में जितने भी लोग रहते हैं उनकी सोशल लाइफ को एंड कल्चर लाइफ को इम्प्रूव किया जाएगा। उनमें एक सिविलाइज्ड जो एक सभ्यता है या समाज है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, कल्चर को एक दूसरे से साझा किया जाएगा, तो सारे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, हर कल्चर की, सोसाइटी की, समाज की, इस तरह से। तो इनका ये उद्देश्य था कि उनकी लाइफ को इम्प्रूव किया जाएगा। नेक्स्ट है टू प्रमोट म्यूचुअल ट्रस्ट। जो एक हमने पहले पढ़ा है फीचर्स में कि आपसी इनका ट्रस्ट नहीं था, आपसी म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं थी, कॉन्फ्लिक्ट के ज़्यादा चांस थे, बड़ी सुपर पावर इसमें इंटरफियरेंस करती थी। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए टू प्रमोट म्यूचुअल ट्रस्ट, तो ये इनका उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर विश्वास पैदा किया जाएगा, फेथ पैदा की जाएगी, ट्रस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बहुत सारी हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, या फिर जो टेररिज्म की प्रॉब्लम है और अदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो उन प्रॉब्लम्स के ऊपर मिलकर एक दूसरे का सहयोग देकर
उन प्रॉब्लम के ऊपर जीत प्राप्त की जाएगी जब उसको रिमूव किया जाएगा। तो इनका ये ऑब्जेक्टिव था जो सार्क बनाया था इन्होंने। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज़। ये नहीं है कि सब जो डेवलपिंग कंट्री हैं, अदर डेवलपिंग कंट्री, ज़रूरी नहीं कि 7 ही ये काम करेंगे, जो अदर भी हैं जो डेवलपिंग कंट्री हैं, तो उनके साथ भी एक कोऑपरेशन डेवलप किया जाएगा ताकि जो एक डेवलपिंग कंट्री मिलकर अपनी जो स्थिति को या इस कोऑपरेशन को और ज़्यादा मजबूत कर लें और अपनी सारी लाइफ हर एक फील्ड में, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे कल्चरल लेवल की हो, चाहे वो सोशल लेवल की हो, चाहे कोई और प्रॉब्लम्स हो, तो उनको ये सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स एम्स की। वो है टू कोऑपरेट विद द नेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी नेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होंगी वो एक दूसरे के ऊपर विश्वास करेंगे, मतलब उनके जो एम्स हैं और पर्पस हैं वो सिमिलर हों। अगर सिमिलर है तो उनके साथ भी कोऑपरेट किया जाएगा। टू कोऑपरेट विद द नेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर एम्स एंड पर्पस। जिनके सिमिलर एम्स और पर्पस होंगे उनके साथ ये सहयोग किया जाएगा। आज वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।